अतीक अहमद की जिंदगी एक अजीब विरोधाभास। मतलब एक ऐसा आदमी जो एक ही वक्त पर जुर्म की अंधेरी दुनिया में भी था और सियासत के ऊंचे गलियारों में भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक आदमी जिस पर सड़क पर बम फेंकने जैसे इल्जाम हो, वो देश के सबसे बड़े फैसलों में से एक न्यूक्लियर डील पर वोट कैसे दे सकता है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो एक मामूली चोर से इतना बड़ा सरगना बना, कैसे सियासत और खौफ के दम पर उसने अपना राज कायम किया, फिर वो कौन सी एक गलती थी जिसने सब कुछ पलट दिया, और आखिर में सिस्टम ने कैसे पलटवार किया और उसका अंजाम क्या हुआ। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जो अतीक अहमद के इस विरोधाभास को, मतलब इस कॉन्ट्रडिक्शन को सबसे अच्छे से दिखाता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ उस पर इल्जाम है हत्या, वसूली, सड़कों पर खुलेआम बम फेंकने के, और दूसरी तरफ वो एक चुनावा सांसद है। जी हाँ, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही सांसद जिसने 2008 में भारत की अहम न्यूक्लियर डील पर संसद में वोट डाला था। मतलब एक ही इंसान, कानून का रखवाला भी और कानून का सबसे बड़ा मुजरिम भी। तो सवाल ये है कि वो यहां तक पहुंचा कैसे। चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं कि कैसे अपराध की दुनिया में उसका सफर शुरू हुआ। तो देखिए, अतीक अहमद का जन्म प्रयागराज में एक बहुत ही गरीब तांगा चलाने वाले के घर हुआ था। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगा नहीं, 10वीं में फेल हो गया और फिर उसने मालगाड़ियों से कोयला चुराकर बेचना शुरू कर दिया, और बस यहीं से अपराध की दुनिया में उसका पहला कदम पड़ गया। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में 1979 में उस पर मर्डर का पहला केस दर्ज हुआ, और इसके बाद वो उस दौर के एक बड़े गैंगस्टर चांद बाबा के गैंग में शामिल हो गया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 1989 में अतीक ने अपने ही गुरु चांद बाबा को एक लोकल इलेक्शन में चैलेंज कर दिया, और चौंकाने वाली बात यह थी कि अतीक जीत गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चुनाव के कुछ ही दिन बाद चांद बाबा का मर्डर हो गया। इस एक घटना ने अतीक को सियासत में एंट्री तो दी ही, साथ ही उसे अपने गुरु का पूरा क्रिमिनल एम्पायर भी सौंप दिया। तो अब हम अतीक के उस दौर की बात करेंगे जब उसकी ताकत, सियासत और खौफ सब कुछ अपने चरम पर था। ये आंकड़े देखिए जरा। 1989 से लेकर 2004 तक, मतलब करीब 15 साल तक अतीक लगातार चुनाव जीतता रहा। 5 बार एमएलए बना और 1 बार एमपी। ये दिखाता है कि उसका दबदबा कितना ज्यादा था। एक ऐसा दबदबा जो पैसे और खौफ दोनों के दम पर बना था। अतीक सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक बाहुबली था। और ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। बाहुबली मतलब एक ऐसा नेता जिसके पास मसल पावर भी हो और पॉलिटिकल पावर भी, जिसके खिलाफ केस तो बहुत होते हैं लेकिन कोर्ट में कभी कुछ साबित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके खौफ के आगे या तो गवाह पलट जाते थे या फिर गायब ही हो जाते थे। उसका साम्राज्य सिर्फ डर से नहीं चलता था। हाँ, आरोपों के मुताबिक वसूली, जमीन पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी एक पैरेलल अदालत भी चलाता था। वो लोगों के छोटे मोटे झगड़े सुलझाता था, फैसले सुनाता था, और इसी वजह से उसे अपने इलाके में एक वफादार सपोर्ट भी हासिल था। लेकिन फिर उसने एक ऐसी गलती की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो घटना थी जो उसके पतन की शुरुआत बनी। तो हुआ ये कि 2004 में जब अतीक सांसद बन गया तो उसने अपनी एमएलए की सीट अपने भाई अशरफ के लिए खाली कर दी। लेकिन उस उपचुनाव में बीएसपी के एक नेता राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। राजू पाल पर 2 बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन वो बच गया। पर 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े उसकी गाड़ी को घेर लिया गया और उस पर 19 गोलियां चलाई गई। राजू पाल की मौके पर ही मौत हो गई। और इस पूरे हत्याकांड का एक ही मुख्य गवाह था, उमेश पाल। इस सनसनीखेज हत्या के बाद भी सालों तक केस में कुछ नहीं हुआ। मामला बस अटका रहा। वजह वही थी, खौफ। उमेश पाल जैसा मुख्य गवाह भी डर के मारे बार बार अपने बयान से पलट जाता था। अतीक का असर इतना ज्यादा था कि इंसाफ का सिस्टम जैसे थम सा गया था। लेकिन फिर वक्त बदला, और अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब सिस्टम ने पलटवार किया और अतीक के इस साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। 2007 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, और इसके साथ ही हवा का रुख भी बदल गया। अब गवाहों में हिम्मत आने लगी। उमेश पाल ने एक नया केस फाइल किया। उसने आरोप लगाया कि 2006 में अतीक ने उसे किडनैप किया था और जबरदस्ती गवाही बदलने पर मजबूर किया था।
देखिए, राजू पाल मर्डर केस तो चल ही रहा था, लेकिन ये किडनैपिंग का केस अतीक के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। ये थे वो आखिरी 50 दिन। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसके ठीक 3 दिन बाद एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 28 मार्च को अतीक को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी केस में सजा हुई, उसी किडनैपिंग केस में उम्र कैद। फिर 13 अप्रैल को उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और इसके सिर्फ 2 दिन बाद 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में मीडिया के कैमरों के सामने अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये नंबर देखिए, 100 से भी ज्यादा। अतीक अहमद पर उसकी पूरी जिंदगी में 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हुए, लेकिन सजा सिर्फ एक केस में हुई, और वो भी उसकी मौत से कुछ ही दिन पहले। ये आंकड़ा खुद बताता है कि वो दशकों तक कानून के साथ कैसे खिलवाड़ करता रहा। तो इस कहानी का अंत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि जो हुआ वो आखिर था क्या? विडंबना देखिए, अतीक को हमेशा लगता था कि उसका पुलिस एनकाउंटर हो जाएगा। वो इस डर के बारे में चिट्ठियां तक लिख चुका था, लेकिन उसका अंत ऐसे हुआ जिसकी शायद उसने खुद भी कल्पना नहीं की थी। लाइव टीवी पर पुलिस के भारी पहरे के बीच उसकी मौत अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई, जैसे हमलावरों के पास 6-7 लाख की वो विदेशी पिस्टलें आई कहां से? अलग अलग शहरों के ये 3 लड़के एक साथ कैसे मिले और उन्होंने ये पूरा प्लान कैसे बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें अतीक की मेडिकल जांच के बिल्कुल सही समय और जगह की खबर किसने दी? क्या इसके पीछे कोई और भी था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी ना मिले। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, जब कोई अपराधी सिस्टम को दशकों तक अपनी उंगलियों पर नचाता है, कानून को रौंदता है, और फिर उसका अंत इस तरह होता है, तो फिर न्याय और बदले के बीच की वो बारीक सी लाइन कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।